वो चाहे आप प्रोटीन पाउडर के रूप में खिलाइए, इसके रूप में खिलाइए, दैट इज़ ऑल क्रैश, कुछ नहीं है, आप सर्वनाश कर रहे हैं एक समय के बाद जाके। भैया उसको पचाओगे कहाँ आप जाके प्रोटीन्स को? आप क्या भैया डॉक्टर, आप ट्रेनर हैं, डॉक्टर हैं? मटर पनीर यदि आपने खाया तो क्या आपको पता है कि जो मटर पनीर बनाते समय पनीर का जो भाग लाल पड़ जाता है या काला पड़ जाता है वो कैंसर तक कॉज कर सकता है? चलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करना चाहता हूँ, आप तो जिम ट्रेनर हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्या आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए? हो सकता है आप प्रमोट ना करते हो, लेकिन बहुत सारे, माफ़ी चाहूँगा, ऐसे जिम ट्रेनर्स ज़रूर बूस्ट इसको करते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, और आप कह रहे हो कि आप इसको बूस्ट, आप जो है ये ले लीजिए। बच्चों में तो ऐसी स्थिति आज के टाइम में आ गई है कि बच्चे तो प्री मैच्योर, क्या मैच्योर इजैकुलेट भी नहीं हो पा रहे आज के समय में, मैं आपको बताऊँ, है ना? क्योंकि सरसों का तेल खाने वाला अलग, सर में लगाने वाला अलग। भैया सरसों का तेल होगा, सर में लगाने वाला और खाने वाला अलग अलग क्या होता है? क्योंकि जो जीवनचर्या, आहार विहार, खान पान है, जितना बढ़िया आपको आयुर्वेद वाला समझा देंगे, एलोपैथ वाले नहीं समझा सकते। मैं चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि एलोपैथ कौन सा अच्छा काम तेजी से करता है? आपके लाइफ पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे संबंधों का ना होना, देर रात तक जागना, देर रात तक खाना पीना, ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन के सबसे अच्छे कारण हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, कम क्यों आ गया, तुमने मेरा बेवकूफ़ बना दिया, तुमने मुझे ठग लिया। कि भैया मैंने तो हाथ जोड़ दिए। हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, जहाँ पे हम आमला मैन ऑफ इंडिया से बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने बात किया अ क्विक रिकैप। आयुर्वेदा आप लोगों के अनुसार वो है जो आपने गूगल पे पढ़ा है। कुछ मेरे मुस्लिम भाई जरूर कहते हैं कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, आयत में ऐसा लिखा हुआ है। आयत में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे उलेमाओं से इसके बारे में बात हुई है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, कबूतर का मांस मैं खाता नहीं हूँ, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये बड़ी जनरल परिपाटी है कि अपना वेट लूज करने के लिए गर्म पानी में शहद घोल के पीना है। हाँ। है ना? आयुर्वेद में साफ कहा गया है, मधु च उष्णा मूषनार तस्य च मधु मरनाए। ये वो मेम नहीं है, बाप रे तो धोती खोल रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा है। हमें जो पता था आप उल्टा ही बता रहे हैं उसका। हाँ, तो ये उल्टा नहीं है, मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ। सर ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल और टीजी, ट्राइग्लिसराइड, इसका भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है हमारे देश में। लोग मोटापे और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, तो इनका कुछ आयुर्वेदिक में सोल्यूशन होता है? आयुर्वेद में तो देखिए इसका यही सॉल्यूशन है कि इसमें जो है बहुत बढ़िया जो करती है वो अर्जुन की छाल काम करती है। अर्जुन की छाल भी कैसे आपको लेनी है? आधा आपने दूध लिया, आधा आपने उसमें पानी लिया, दूध और पानी को एक जगह मिला दिया। 1 लीटर के करीब आप ले लीजिए, ये क्षीर आम भाषा में इसको, आयुर्वेदा की भाषा में इसको बोला जाता है। दूध और पानी आपने मिला लिया, 1 लीटर में 100 ग्राम आपने यवकुट, जौ, इसका भी सिद्धांत अलग अलग है कि बिल्कुल पाउडर वाला फॉर्म किस में लेना है और यवकुट किस स्थिति में लेना है, उस पर बाद में आऊँगा। यहाँ यवकुट लेना है, जौ यानी गेहूं जितना बराबर आप दरदरा वो होना चाहिए। अर्जुन की छाल आपने उसको पका लिया, जब वो पकता पकता 1/4 आपका हो जाए वो पूरा सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट यहाँ पे जो है पानी और दूध हो गया एक तरह से, और सॉल्यूट आपका एक तरह से अर्जुन की छाल हो गई। जब वो ये सॉल्यूशन 1/4 रह जाए, छान के पी लीजिए, बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको आहार विहार का ध्यान रखना है, खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मटर पनीर यदि आपने खाया तो क्या आपको पता है कि जो मटर पनीर बनाते समय पनीर का जो भाग लाल पड़ जाता है या काला पड़ जाता है वो कैंसर तक कॉज कर सकता है। इस तरह के एंजाइम्स उसमें पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ फिर से बात आ गई, सुन लो भाई सब लोग, जो लोग पनीर खाते हैं, फॉन्ड ऑफ ईटिंग पनीर डिशेस, तो शाही पनीर बेटर है रेदर देन मटर पनीर, क्योंकि मटर पनीर में तो भूना जाता है पनीर वैसे, है ना? तो एक तो वो पनीर है और ऊपर से आपने उसको बटर में या घी में भून लिया, और उसमें अदर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ शाही पनीर या मटर पनीर खाइए। और उसके अलावा एक और बड़ा सिस्टम चला हुआ है कि भैया मैं तो पानी पीता हूँ, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आपकी जो आते हैं, जो आपका हार्ट है, जो उसकी वेन्स हैं, वो कोई वॉश बेसिन का पाइप नहीं है कि आपने ऊपर से उसमें गर्म पानी डाल दिया और गंदगी बाहर फ्लश हो गया। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति को लगता है कि ऐसा होता होगा कि कहीं पे हम गर्म पानी डाल देते हैं तो गंदगी बड़ी तेज़ी से साफ़ हो जाती है,
लेकिन ये सिद्धांत बॉडी में लागू नहीं होता। नो डाउट गर्म पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप इस इंप्रेशन में रहते हैं कि मैं गर्म पानी तेज तेज घूट घूट करके गर्म पानी पी लेता हूँ तो मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कुछ फ़ायदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस इंप्रेशन में रह जाए कि मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ हो जाएगा भैया अगर होना होगा तो। हाँ, बच्चों में, यूथ में ये कुछ प्री मैच्योर इजैकुलेशन करके चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपने हमारी ऑडियंस को पहले आप ये बताएं कि ये चीज़ क्या है और इसका सोल्यूशन आयुर्वेद के हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, बच्चों में तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है ही नहीं। बच्चों में तो ऐसी स्थिति आज के टाइम में आ गई है कि बच्चे तो प्री मैच्योर क्या मैच्योर इजैकुलेट भी नहीं हो पा रहे हैं आज के समय में, मैं आपको बताऊं, है ना। क्योंकि आजकल का आप समझते हैं पॉर्न्स बच्चे देखते हैं, रहन सहन इस तरह का है। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की यदि हम बात करें तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हमारी जीवनचर्या, जीवन शैली, पॉर्न्स जो हम लोग देखते हैं, एक सैद्धांतिक या आपके लाइफ पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे संबंधों का ना होना, देर रात तक जागना, देर रात तक खाना पीना, ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन के सबसे अच्छे कारण हैं। और वाजीकरण के अंतर्गत आयुर्वेदा में ये वाला पार्ट आता है, वाजीकरण औषधियों के अंतर्गत। हम लोग भी इसके लिए, शायद आप पूछ भी रहे थे कि आप भी कुछ बनाते हैं क्या, आपकी जिज्ञासा थी, तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए मैं चिलगोज़ा पाक करके एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। वो लॉस ऑफ लिबिडो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी दिक्कतों में काम करता है, और बाकी मूत्र रोगों में काम करता है, शुगर रोगी जिनको इंसुलिन तक लग रहा हो उसमें काम करता है, क्योंकि इसमें रूमी मस्तगी करके घटक होता है, पेड़ का गोंद होता है। 30 से 35 हज़ार रुपये किलो उस पेड़ के गोंद का दाम है, वो उसमें डाला जाता है। दरियाई नारियल करके 70 से 80 हज़ार रुपये किलो एक बहुत बड़ा नारियल होता है, खाने के काम नहीं आता वो, जनरल भाषा में उसको पाम सीड भी बोला जाता है। 10-15 किलो तक का एक फल हो जाता है वो, तो वो उसमें उससे बनता है, केसर आदि उसमें डलती है तो उससे बनता है। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में यदि हम बोलें कि ये होता क्यों है, तो इसके पीछे स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है, देर रात का खाना पीना। क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो बॉडी आपको ये कह देती है कि भैया आप रिलैक्स करो, आप सो जाओ, और मैं पर्दे के पीछे से अब अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। तो बॉडी में आपने रात को 11-12 बजे खाना डाल दिया, वो उसको भी पचाना है और बहुत सारे उसको काम करने हैं। तो उसके अलावा मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ये चीज़ें आपने सुना भी होगा पुराने समय से कि सारी दिक्कतें जो हैं वो पेट से शुरू होती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। देर रात को जागना, सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह ऑफिस जाना, या देर रात को सोना और सुबह को जो है फिर देर तक सो जाना, जिन लोगों को मौका मिलता है ऐसा करने का। तो लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब है। तो बस मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन से या ऐसी गंभीर समस्याओं से यदि आप बचना चाहते हैं तो अपने कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी हद तक ठीक रखने की कोशिश कीजिए, अपनी जीवन शैली को ठीक रखने की कोशिश कीजिए, और लाइफ पार्टनर के साथ आप जो है लॉयल रहिए, इधर उधर देखना बंद कीजिए। आप समझ गए इधर देखना मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सुधर सकती हैं। तो सर, इससे जुड़ी एक और चीज़ होती है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। आजकल का यूथ, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं, पता नहीं बड़े ही पड़े हुए हैं कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। तो एज एन एक्सपर्ट, आप जिस फील्ड में हैं, तो क्या ऐसा कुछ हमें ज़रूरत है अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने की? क्योंकि पहले ऐसा तो कुछ होता नहीं था, तो अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है सर? ट्रेंड चल जाता है एक चीज़ का, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी पैकिंग वैकिंग में रखी, ये वो सब करके, और उसके बारे में महिमा मंडन करके बेच दी जाए, बेची जाने लगे, और 100 रुपये की कोई उसकी MRP हो और वो आपको 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये की आ रही है। तो चूँकि, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करना चाहता हूँ, आप तो जिम ट्रेनर हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो क्या आप उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए? हो सकता है आप प्रमोट ना करते हो, लेकिन बहुत सारे, माफ़ी चाहूँगा, ऐसे जिम ट्रेनर्स ज़रूर बूस्ट इसको करते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, और आप कह रहे हो कि आप इसको बूस्ट, आप जो है ये ले लीजिए। आप क्या भैया डॉक्टर, आप ट्रेनर हैं, डॉक्टर हैं? बिल्कुल, मैं सर से अग्री करूंगा, क्योंकि किसी चीज़ को बढ़ाने की या फिर बूस्ट करने की तब ज़रूरत है जब वो आपकी बॉडी में कम है। आपको कैसे पता उसकी बॉडी में कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक तो उसके पीछे रीज़न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन्स हैं, ठीक है। वो चाहे आप प्रोटीन पाउडर के रूप में खिलाइए, इसके रूप में खिलाइए, दैट इज़ ऑल क्रैश, कुछ नहीं है। आप सर्वनाश कर रहे हैं, एक समय के बाद जाके ख़राब हो जाएगा बच्चा। वो आजकल ऐसी वीडियोस भी खूब देखने को मिल रही है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की ज़रूरत आपको है नहीं है,
ये तो एक बेटर डॉक्टर ही समझ सकता है, बेटर डॉक्टर जान सकता है। और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट ऐसे होता भी नहीं है कि आपने कोई चीज़, एक पाउडर खा लिया, एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खा लिया और आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो ही जाएगा। उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, बहुत सारे उसके प्रोसीजर्स होते हैं, किसको कैसे काम करेगा, हेतु देखा जाता है, फिर कल को इसके क्या परिणाम आएंगे, इसको कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह है नहीं है, लीवर की चयापचय या बॉडी की चयापचय क्रिया कैसी है, लीवर इसको मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किडनी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो बस इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जिम वगैरह में आजकल चल रहा है, इससे बचना चाहिए। आपको नेचुरल फूड पे आप जाएं, जो आपको जिम ट्रेनर बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें आत्मसात करने की ज़रूरत नहीं होती। आज के टाइम में तो आप कह लीजिए कि पंचकर्मा सेंटर भी खुले हुए हैं। आयुर्वेदा में एक विषय पार्ट होता है पंचकर्मा, उसमें बहुत सारी विधाओं से आपने देखा होगा कि माथे पे तेल की धार टपकाई जाती रहती है, उसको शिरोधारा बोला जाता है। घुटनों का ट्रीटमेंट होता है अलग अलग प्रकार के औषधीय गुणों तेलों से, उसको स्पा सेंटर का मसाज सेंटर्स की तरह उसको बना दिया गया। व्यक्ति शोशेबाजी में वहाँ पे जाते हैं स्पास में, और उनको लिखा रहता है आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर, और लोग सोचते हैं कि मैं तो पंचकर्मा करा आया, उससे क्या फ़ायदा होगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जब कल को, आप ये कहेंगे कि सर मैंने तो पंचकर्मा भी कराया था। अब अगर वो बहुत अंदर तक जाके घुस के पूछने लगे डॉक्टर साहब आपसे, या मैम आपसे पूछने लगे डॉक्टर मैम कि आपने कराया उसमें क्या क्या था, वो भी पाएंगे भैया उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, केवल आपकी बॉडी मसाज उसमें हुई है। तो बस इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने दे के आपको समझाया है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी एक फैंटेसी है आजकल के यूथ्स के लिए। आपने थोड़ा सा मैं प्रोटीन को भी टच करा, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि प्रोटीन के बारे में आपका क्या कहना है। प्रोटीन मतलब मैं डब्बे वाली प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, खाने से जो मिल रहा है वो तो है ही, तो अलग से लोग लेते हैं, उस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, उस पर फिर से मेरा विचार यही है कि आप यदि इतने ज़्यादा इसमें आगे तक बढ़ना चाहते हैं कि आपको इसी में अपना, इसी को प्रोफेशन अपना चूज़ करना है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि सर मुझे वाकई में प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं है, और फिर आप एक जिम ट्रेनर के अंडर जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। प्रोटीन अदरवाइज़ आपको जो दाल से मिल रहा है, फल सब्जियों से मिल रहा है, नेचुरल आपके जो खान पान है उनसे मिल रहा है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है भैया। उसको पचाओगे कहाँ आप जाके प्रोटीन्स को? आपने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी ले लिए, आपने खाना पीना भी थोड़ा सा घर का खाया पिया, जिम ट्रेनर ने आपको उसके अलावा डाइट प्लान दिया वो भी कराया, उसके अलावा आपको, मतलब आज के समय में तो ये स्थिति है बड़े शहरों में, तो हर मोहल्ले में और हर 20वें घर में एक जिम है, जिम खुला हुआ। तो आपको क्या लगता है वो लोग इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि वो सब चीज़ों को पहचान के और सब चीज़ों को करके? आप तो खुद एक बहुत अच्छे जाने माने ट्रेनर हैं, फिटनेस कोच हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, तो आप तो ये सब चीज़ जानते होंगे मुझसे बेटर। तो ये हाँ, मैं इस पे ऐड करने वाला हूँ अभी। एक्चुअली पता है क्या है सर, इस पूरा इंडस्ट्री है ना, इनकी मेन कमाई ना सप्लीमेंट से होती है। ठीक है, जितना ट्रेनिंग से नहीं कमा रहे ना, उससे ज़्यादा सप्लीमेंट्स रेकमेंड करके मेरा कनेक्शन होगा दुकान से कि भाई मैं क्लाइंट्स भेजूंगा, मेरा कमीशन इतना। तो सारा का सारा इंडस्ट्री जो कमाती है ना, सप्लीमेंट से कमाती है। और कहीं ना कहीं एक मेजर ऑडियंस को ना प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं, नॉर्मल डाइट से पूरा हो जाता है। तो उनको जिम में घुसते ही इस तरह से उनका माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। जिम में लड़का घुसता है फर्स्ट डे ऑफ द जिम, और वो ट्रेनर से पूछता है कि कौन सा प्रोटीन लो। अरे भाई तूने एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया, तुझे पता नहीं तेरी नेचुरल डाइट से ही कितनी प्रोटीन आ रही है, तुझे कैसे पता कि तुझे ऐड ऑन प्रोटीन करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आजकल आपको, चूँकि मैं मूत्र गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। ये जो आजकल यूरिन करते हैं तो झाग जो आता है ना, ये एल्बुमिनेरिया होता है, प्रोटीन लीक होने की बीमारी। हालांकि इसके बारे में आजकल बहुत सारे लोगों को पता चल गया। तो ये जो प्रोटीन लीक होने की बीमारी ये जन्म ले रही है ना, बॉडी का अपना एक समझ लीजिए प्रोसेस है कि वो इतने प्रोटीन को पचा सकती है और बाकी का वो फ्लश आउट कर देगी यूरिन में से, और किडनी एक टाइम के बाद जाके ख़राब हो जाती है। जो ये एल्बुमिनेरिया, प्रोटीन यूरिया की दिक्कत है ना, ये इसी वजह से होती है आजकल के यूथ्स को। छोटी छोटी उम्र में जो होने लगी, बच्चा 10वीं क्लास में आया और वो जिम चला जाता है, वहाँ वो प्रोटीन खाता है, उसको प्रोटीन लीकेज की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। हम कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है, तो बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा।
वैसे ये बीमारी भी होती है, मैं ये नहीं कहता जो लोग प्रोटीन खाते हैं उन्हीं को ही दिक्कत होती है, जो नहीं भी खाते उनको भी दिक्कत होती है। लेकिन इसका कारण आजकल ये भी एक ज़्यादा हो रहा है कि जो लोग प्रोटीन आर्टिफिशियल खाते हैं वो बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, और उनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। हाँ, और स्पेशली इससे जुड़ा जो प्रॉब्लम है ना, डुप्लीकेसी का है। मार्केट में आप पहचान नहीं सकते कि क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट है, सारी प्रॉब्लम आपको यहीं से शुरू हो जाती है। और ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाली आप बात पूछ रहे थे, जिसको बच्चे कहते हैं कि स्वप्न दोष वाली दिक्कत, नाइट डिस्चार्ज वाली, सोते सोते जो आपका अंडर गारमेंट्स गीले हो जाते हैं, अंडरवियर गीला हो जाता है, उसी कारण से होता है। ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आजकल खिलाए जा रहे हैं, ये उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि आप किसी ट्रेनर के पास जाइए, वो आपको कहेगा प्रोटीन खा ले भैया, तेरी ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। अरे भैया, मेरा मानना है मेनली ना फेक प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं स्यूडो साइंस, मतलब साइंस को, विज्ञान को इस तरह से आपके सामने पेश कर देना कि सामने वाले को वो सच लगने लगे, स्यूडो साइंस। समझ गया। और सर, जब हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर, इसके नज़रिए से हमारे लिए कुकिंग ऑयल जो होता है वो कौन सा बेस्ट होता है? देखिए, ऑयल की जो हिंदी है वो क्या है? तेल। तेल। और तेल शब्द कहाँ से आया? तिल से। तिल। तेल शब्द जो है वो तिल से निकला। जो बेस्ट कुकिंग ऑयल होता है वो होता है तिल का तेल, सर्वोत्तम, या नारियल ऑयल, नारियल का तेल साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है, या फिर सरसों का तेल। लेकिन कुछ कारणों से सरसों का तेल आजकल कुछ कंट्रीज़ में बैन इस वजह से कर दिया गया है कि उसमें इस तरह की मिलावट आने लगी है कि वो जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो सकती, तो उन्होंने उठा के पूरा का पूरा सरसों का तेल बैन कर दिया। ठीक है। ड्रॉपसी करके एक बीमारी चली थी, आपको मुझे पता नहीं याद होगा नहीं होगा, तो वो सत्यनाशी का एक बीज होता है, लीवर के रोगों में बड़ा बेहतरीन काम करता है उसका पौधा, सत्यनाशी का बीज होता है, वो सरसों में मिलाया जाता है और उससे ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। तो कुछ कंट्रीज़ ने, जैसे आपने अभी सुना होगा ना, 4 मसाले बैन कर दिए एवरेस्ट के और MDH के, तो वो उसी कारण से है। अब कई बार क्वालिटी कंट्रोल करते करते भी चीज़ें ऐसी सामने हो जाती हैं, होने लगती हैं। अब एक बड़ा आजकल ट्रेंड चल गया है कि धांस वाला, सरसों के तेल में धांस, नीचे लिखा रहता है दिस इज़ नॉट द ट्रू नेचर ऑफ द ऑयल, दिस इज़ ओनली अ ब्रांड नेम। कहीं भी पढ़ लेना, सारी कंपनीज लिखने लगी धांस, मतलब आप सरसों के तेल की एक पहचान होती है, जब आप उसको उसमें कुछ बनाएंगे तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा, या नाक में आप उसको सूंघेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो आपको पता है उसके लिए भी अलग से केमिकल लगाया जाता है मस्टर्ड ऑयल में। तो ये बात मैंने इस वजह से बताई है। आपने हालांकि पूछा था कि बेस्ट कौन सा होता है। बेस्ट होता है सरसों का तेल, नारियल का तेल, या फिर तिल का तेल। लेकिन तिल का तेल भी आज के टाइम में, असली जो तिल का तेल है उसका दाम है 500 से 600 रुपये प्रति लीटर। क्योंकि तिल का होलसेल का जो भाव है वो 195 रुपये से लेके 200 रुपये प्रति किलो तक है। और 1 किलो तिल में जो तेल निकलता है वो मैक्सिमम 250 ml निकलता है। 250 ml निकलता नहीं है, 220 ml से लेके 230 ml तक निकलता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, जिन्होंने पेराई उसकी की, जिन्होंने निकाला, एक्सपेलर की उसमें कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट उसमें, उनका मार्जिन है, पैकेजिंग की कॉस्ट है, तो 500 से 600 रुपये लीटर प्रति कॉस्ट उसकी आती है। तो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, जल्दी से मिलता भी नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो अच्छी अच्छी कंपनीज के तिल के तेल भी आते हैं उसमें लिखा रहता है पूजा के लिए उपयुक्त। तो पूजा के लिए उपयुक्त उसमें इस वजह से लिखा रहता है, भैया उसमें कुछ भी आप मिला जुला लीजिए, भगवान को तो बेचारा भगवान है, उससे करोड़ों रुपए आप मांग लो और उसके सामने चाहे मिट्टी का तेल आप जला लो, तो पूजा के लिए उपयुक्त, देशी घी पूजा के लिए उपयुक्त, पूजा का वाला देशी घी अलग से आने लगा और खाने वाला देशी घी अलग से आने लगा। अरे भैया ये क्या होता है पूजा के लिए उपयुक्त? सरसों का तेल खाने वाला अलग, सर में लगाने वाला अलग। भैया सरसों का तेल होगा, सर में लगाने वाला और खाने वाला अलग अलग क्या होता है? करेक्ट करेक्ट। तो ये आजकल के यूथ जो हैं इन बारीकियों को समझ नहीं पाते। यूथ क्या, जो व्यक्ति कई बार सस्ता खरीदने के चक्कर में ना अपनी आंखें बंद कर लेता है, अनजान बन जाता है, भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया आपको पता क्यों नहीं? आप पुराने व्यक्ति हो, हिसाब लगाओ ना, सरसों किस रेट आती है मार्केट में? आज भी 120, 130, 140 रुपये प्रति लीटर का सरसों का तेल बिक रहा है। कहाँ से आ जाएगा? आपने हिसाब लगाया एक सरसों का क्या भाव है, 1 किलो सरसों में से कितना तेल निकलता है? तो ये बातें सिर्फ ये कह के बात खत्म करने वाली नहीं है कि बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा होता है।
बेस्ट कुकिंग ऑयल का चुनाव यदि आप सरसों के तेल का कर रहे हैं तो वो भी कैसे करना है। करेक्ट। एक कम से कम अच्छी कंपनी का ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो उनकी ऑथेंटिकेशन होगी। बिल्कुल 100% ओरिजिनल नहीं होगा तो 90% तो होगा ही होगा, 95% तो होगा ही होगा। ट्रू। अभी सर मेरा अगला सवाल थोड़ा सा शायद आपको इमेच्योर लगा कि ये कैसा सवाल है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ना कुछ भी नहीं पता है, एक स्टूडेंट की तरह मैं बैठा हूँ, तो मैं जानना चाहूँगा, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आयुर्वेदा हो गया, उससे जुड़े जो हम सोल्यूशन लेते हैं, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, तो मुझे मेन कन्फ्यूजन थोड़ा लगता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदा क्लोज है या सेम है या अलग है। देखिए छोटे बड़े भाई बहन हैं। एक शब्द है आयुष, आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। छोटे बड़े भाई बहन हैं, कोई मोटा फर्क नहीं है। मोटे तौर पे मैं बात करूं, योगा तो आप समझते ही हैं, आयुर्वेद की, सिद्धा की, यूनानी की और होम्योपैथी की। यदि आप साउथ इंडिया में चले जाएं, मोटे तौर पे वहाँ जो है आयुर्वेदा को सिद्धा कहा जाता है। यदि आप मोहम्मदीन पैथी में चले जाएं, जो मुसलमानियत में चलती है, जो मुसलमानियत को फॉलो करते हैं, जो उनके यहाँ मोटे तौर पे चलती है, जो हकीम होते हैं जो कहा जाता है, वो ज़्यादातर यूनानी हकीम या यूनानी वैद्य होते हैं। फ़र्क कुछ नहीं होता, फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा मोटे तौर पे हल्के फुल्के सिद्धांतों का फ़र्क होता है, या फिर फ़र्क होता है नाम का। जैसे कि वहाँ यदि यूनानी में कशनीज़ी लिखा आया तो आयुर्वेद में उसको हिंदी में धनिया बोला जाएगा, वहाँ उसको हल्तीत बोला जाएगा तो हमारे यहाँ उसको हींग बोला जाएगा, वहाँ उसको यूनानी में तमर हिंदी बोला जाएगा तो हमारे यहाँ उसको इमली बोला जाएगा। यानी वहाँ उसको यदि गीला कहते हैं मिट्टी को, तो वहाँ यूनानी में गिले गंजनी खड़िया को या मुल्तानी को भी गिले गंजनी बोलते हैं। खैर चलिए, तो ये सिर्फ मोटे तौर पे नामों का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ हमारे यहाँ हमने किसी आयुर्वेदा में यदि पानी डाला है किसी औषधि में, एक्वा, तो ज़्यादा उसमें लिख देंगे एक्वा या वाटर, इतना है उसमें कंटेंट। वहाँ उसको लिखेंगे आब यूनानी में। होम्योपैथी की अगर मैं बात करूँ, होम्योपैथी बेसिकली कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है। जैसे कि हमें किसी अश्वगंधा किसी चीज़ में यूज़ करनी है तो हम उसको बोलेंगे या तो अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में हमने यूज़ कर लिया है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर लिया। मोटे तौर पे आयुर्वेदा में उसको बोला जाता है सत्व या फिर घन सत्व। और होम्योपैथी में जैसे अश्वगंधा की कोई दवाई है तो उस अश्वगंधा का जो लैटिन नेम है वो है विथानिया सोमनीफेरा। तो होम्योपैथी में जो आपको दवा मिलेगी वो विथानिया सोमनीफेरा के नाम से मिलेगी। है वो अश्वगंधा ही, लेकिन वो उसका और ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म है। अल्कोहल आदि का यूज़ करके उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, फिर उसकी पोटेंसी सेट की जाती है कि ये 10 पोटेंसी वाला है, ये 1000 पोटेंसी वाला है, मिलियन पोटेंसी वाला है। तो ऐसे ऐसे उसकी पोटेंसी सेट की जाती है, यानी इसकी कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा बेटर है, ये इतना और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। वो एक होम्योपैथ समझ सकता है। लेकिन चूंकि ये पैथी हमारे यहाँ की इंडियन पैथी नहीं है, ये बेसिकली एक जर्मन पैथी है। फादर ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर हैनीमैन इसके हैं। तो ये पैथी कहीं ना कहीं भारत से घूम के गई है, वहाँ ये चूँकि चली गई, वहाँ से फिर वापस आ गई। तो कायदे से अगर मैं कहूँ तो होम्योपैथी बहुत बढ़िया फैबुलस पैथी है, बट कहीं ना कहीं ये उसको ज़्यादा अच्छी तरह से सूट करती है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह ना खाता हो, सेंट आदि परफ्यूम्स आदि का यूज़ ना करता हो। और एक बहुत अच्छा होम्योपैथ वही होता है जो घंटा भर पेशेंट को अपने पास बैठा के उसके सारे सिम्टम्स को बड़ी बारीकी से समझ ले। सुबह से शाम तक क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह का चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ अगर कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो इन सब चीज़ों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट कर ले, वो बड़ा एक अच्छा होम्योपैथ होता है। वो बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ के होम्योपैथी की दवा दे सकता है। होम्योपैथी हो गया या फिर आयुर्वेदा हो गया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या, मुझे पता है कि हमारा ही है, मतलब काफ़ी दिनों से जड़ी बूटी ये सब हमारे देश की ही वो क्या बोलते हैं, यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है, उपज है। और आजकल के जो लोग हैं वो ज़्यादा एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे हैं। आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि ऐसा क्यों होने लगा है? हम वापस कैसे आ सकते हैं टुवर्ड्स आवर ओन रूट? देखिए, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। हर पैथी की अपनी अपनी लिमिट्स हैं।
मेरे पास यदि कोई पेशेंट आया, मैं उसको फॉल्स इंप्रेशन में रखने के लिए ये कहने लगूँ अरे एलोपैथी कुछ नहीं है, मैं चुटकी बजा के ऐसे ऐसे करके वैसे वैसे कर दूंगा, तो पेशेंट ख़राब हो जाएगा अल्टीमेटली बेचारा। मुझे ये समझना पड़ेगा मेरे पास पेशेंट आया है, प्राइमा फेसी मेरा ये मतलब ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं उसको सच बताऊं। यदि आपको ये लगता है कि भैया इतने पार्ट से लेके इतना पार्ट तक ये आयुर्वेद में कवर हो जाएगा, जो आपकी ये दिक्कत है कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है, या आपको रात को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, या आपको साथ में कोई बीमारी है और उसके साथ में आपको पाइल्स की दिक्कत भी है, या आपको आईबीएस की दिक्कत भी है, ये मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, तो आप ये मुझसे करा लीजिए। बाकी चीज़ों के लिए आप एलोपैथ लेते रहिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एलोपैथ जो अच्छे अच्छे आज भी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड कर देते हैं अपने पेशेंट को, भैया मैं तो अपने हाथ से एलोपैथी देखो लिखूंगा नहीं, लेकिन आप इतनी दिक्कत का जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथ में करा लीजिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि एलोपैथी साइंस में नो डाउट जितना रिमार्केबल, जितना लाइफ चेंजिंग, जितना स्टनिंग डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई हैं पैथोलॉजिकल टेस्टिंग्स में, वो आयुर्वेदा में तो नहीं है। अब होता क्या है कि आयुर्वेद के अंदर कोई व्यक्ति यदि ट्रीटमेंट कराने आया तो उसके मन में एक इम्प्रेशन रहता है, अरे ये तो आयुर्वेद का डॉक्टर है, इसको तो नब्ज देख के सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, ये टेस्ट करा। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं चूँकि अगर पेशेंट को मैंने कह दिया भैया अपना KFT जाके करा लाओ, तो कई बार ऐसा पेशेंट होता है कि भैया मुझे देखना है प्रोटीन कितना डिस्चार्ज हो रहा है। अजी तुम तो नाड़ी वाले डॉक्टर हो, नाड़ी पकड़ के देखो वो ऐसे बोल देते हैं। ये इंप्रेशन बना हुआ है, ये है ना, इंप्रेशन बना हुआ है। लेकिन ये कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। आयुर्वेद की पढ़ाई करते दौरान हमने स्टेथो यदि गले में डाल लिया, मैंने कोई रील स्टेथो गले में डाल के बना ली, तो कमेंट नीचे लिखा हुआ आ जाता है, अरे क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, स्टेथोस्कोप का आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास क्या काम। भैया अगर हार्ट बीट डॉक्टर को आयुर्वेद वाले चेक करनी होगी तो कैसे करेगा, आला तो उसको चाहिए, स्टेथो तो उसको चाहिए, BP मीटर तो उसको चाहिए। यदि उसको देखना है पेशाब में प्रोटीन कितना आ रहा है तो, या हीमोग्लोबिन कितना है, तो टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन व्यक्ति के माइंड में ये बना हुआ है कि एक तो आयुर्वेदा जो है धीरे काम करता है। नहीं भैया, आयुर्वेदा बहुत तेज़ी से काम करता है। लेकिन मैं चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि एलोपैथ कौन सा अच्छा काम तेज़ी से करता है। आप आज इस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह देगा जी इसकी दवा तो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, आयुर्वेद वाला कह के दिखा दे कि आपको इसकी दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, आदमी बिल्कुल नहीं मानेगा, आदमी 100 बातें सुनाएगा, जी फिर तो मैं ये कर लूँगा, फिर तो मैं वो कर लूँगा। एलोपैथ वाले डॉक्टर कह दे जी आपको शुगर की दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, धीरे धीरे व्यक्ति इंसुलिन पे आ जाता है, या आपको हाइपरटेंशन हाई BP की दवा ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, व्यक्ति खुश हो जाता है सुन के। लेकिन आयुर्वेद वाले के पास आके गारंटी भी मांगेगा, ये भी कहेगा जी ज़िंदगी भर क्यों खानी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के क्वेश्चंस। तो मैं ये कहता हूँ वहाँ अपनी रूट्स पे जाने की ज़रूरत है, लेकिन हर पैथी की अपनी अपनी एक लिमिट है। जहाँ डॉक्टर को ये लगता है कि वो एलोपैथ में ही हो पाएगा उसका क्योर, तो वो एलोपैथ के लिए सजेस्ट कर दे अपने पेशेंट को उतने पार्ट के लिए। आजकल तो आप देखिए ना, मेरे शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स, 2-3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो किडनी की डिजीज़ के लिए अपने पेशेंट को मेरे पास भेजते हैं, जब उनको लगता है कि इसकी पेइंग कैपेसिटी भी है पेशेंट की, ये 10-15-20 हज़ार रुपये महीना तक की खर्चने की स्थिति में है। क्योंकि आयुर्वेदा में कई बार इस तरह इतना खर्च आ जाता है कि वहाँ आपको 15-20 हज़ार रुपये तक महीना का खर्चा आ जाता है। तो जो MD डॉक्टर्स तक हैं वो मेरे पास भेजते हैं अपने पेशेंट को कि भैया आप डॉक्टर निशांत के पास चले जाइए, और आप अभी आपकी डायलिसिस भी 1-2 हुई है या फिर नहीं हुई है, वहाँ से आपको अच्छा आराम आ जाएगा, और आ जाता है। तो वो चीज़, ये क्वेश्चन एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी है, और इस क्वेश्चन को गंभीरता से समझने की और इसके आंसर को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। मतलब मेरे सभी चिकित्सक भाइयों को भी और आम जनता को भी, कि हर पैथी की एक अपनी लिमिट होती है। तो हम तो आज के टाइम में उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करने लगे जिसके पास समय ना हो, जो डॉक्टर अच्छी तरह से पेशेंट को देखता ना हो, जिसकी 2-3 हज़ार रुपये फीस हो, जिसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता और 1 महीने तक का टाइम मिलता हो। तो ये कड़वा सच है। अरे भैया, वो मैं तो फला जगह के डॉक्टर को दिखाता हूँ, उसका अपॉइंटमेंट मिला है 40 दिन बाद का, 3 हज़ार रुपये मैंने आज जमा करवा दिए, और जब वो दिखा के डॉक्टर को आता है, भाई डॉक्टर बहुत बढ़िया है, भीड़ लगी पड़ी थी, टाइम नहीं था। एक पेशेंट को तो उसने स्टेथो लगाया हुआ था, दूसरे को थर्मामीटर लगाया हुआ था, और तीसरे का पर्चा लिख रहा था।
और पर्चा चाहे उसने लिख दिया हो जिसको IBS बुखार वाले का, और पकड़ा दिया चाहे किसी और, होता है ऐसा, खुशी खुशी आ जाते हैं कि वाह भाई सोल्यूशन मिल गया। और मशीनें लगाई थी भाई, 40,000 रुपये के तो टेस्ट हुए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि टेस्ट बहुत सारी स्थितियों में ज़रूरत होती भी है, नहीं भी होती, लेकिन एलोपैथ में जो टेस्टिंग वाला जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो नो डाउट बहुत बढ़िया है। तो अगर वहाँ की ज़रूरत है तो उसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। अब कैपेबिलिटी कई बार आयुर्वेदा डॉक्टर की इतनी नहीं होती कि उन सारे टेस्ट के बारे में जानता हो, तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेदा के डॉक्टर को कह देना चाहिए कि भैया बाकी अगर आपको शुगर है, कैंसर है, कोई और बीमारी है, आपका ये वाला पार्ट जो है मैं बहुत अच्छा, और मैं सब लोगों को ये बात एड्रेस करना चाहता हूँ, यहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, कि हम को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है कि वहाँ हमें, जैसे फॉर सेक किडनी की बीमारी ले लीजिए, वहाँ हमें एलोपैथ के डॉक्टर के भी इंस्ट्रक्शंस में रहना चाहिए, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस में भी रहना चाहिए, क्योंकि जो जीवनचर्या, आहार विहार, खान पान है, जितना बढ़िया आपको आयुर्वेद वाला समझा देंगे एलोपैथ वाले नहीं समझा सकते। कई बार ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि आपका एकदम से BP शूट कर गया, वो बहुत अच्छे तरीके से आपका एलोपैथ वाले डॉक्टर संभाल सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि शुरुआती स्तर में आप गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, किडनी की किसी बीमारी से, और आपको हाइपरटेंशन है, और आपको शुरुआत में मैं ये सजेस्ट करूँगा एलोपैथ डॉक्टर के कंसर्न में भी आप रहें और आयुर्वेद वाले के साथ भी आप रहें। धीरे धीरे आयुर्वेद वाले डॉक्टर आपको इस स्थिति में लेके आ जाएंगे कि आपका एकदम से BP शूट अप ही नहीं करेगा, आपको एलोपैथ वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी उनके कॉन्फिडेंस में बने रहिए। कल को यदि कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जहाँ आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो कम से कम एलोपैथ वाले को आपकी केस हिस्ट्री पता तो हो, वो आपको ये तो ना कहें कि भैया 2 साल से आप कहाँ थे। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बात यही है, बिल्कुल सच्ची मन से यही बात है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है मेरे पेशेंट को ज़रूरत क्या है। सर मुझे ना अभी बड़ी जिज्ञासा एक चीज़ जानने के लिए, ये सवाल शुरू में मैंने सोच लिया था मैं पूछूंगा, ऑन कैमरा पूछूंगा। अच्छा, वाकई च्यवनप्राश करके आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था क्या? वो तो मेरा बहुत पुराना प्रोडक्ट है। हाँ, और उसके साथ मैंने देखा कि रिसेंटली आप 15-15 हज़ार के प्रोडक्ट्स भी देने लगे, और आप ये भी कहते थे कि उस दुबई के बाद हम हैं। सिर्फ वो क्या था, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में मेरा। अरे भैया वो तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती रह गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो बेसिकली हम लोगों ने कस्टमर की बाइंग हैबिट समझने के लिए किया था, एक मार्केटिंग कंपनी के कहने पर। अच्छा। तो वहाँ कुछ प्रोडक्ट जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने सोचा ये कि चलिए ये प्रोडक्ट हम आज कस्टमर को ऑफर कर देते हैं, वो कल को खरीदेंगे भी इस प्रोडक्ट को हमसे। लेकिन गलती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो अच्छे के लिए होता है। उसकी पैकिंग में इतना समय लग गया कि नॉर्मल जैसे हमने उसके साथ सुआमला भी फ्री दिया, 20-20 आइटम फ्री दे दी, जिसकी कॉस्टिंग 15-15, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये थी। तो 4 गुना समय, 8 गुना समय लगने लगा पैकिंग में। पैकिंग की जो मतलब मैंने 1-1 लाख रुपए पर डे तक का नुकसान किया है। ये बात आम जनता समझेगी नहीं, लोग ये कह देते हैं, इसको बोला जाता है लॉस मेकिंग मॉड्यूल। आप समझते होंगे लॉस मेकिंग मॉड्यूल, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, शुरू में कई साल तक लॉस मेकिंग पे काम करती हैं। तो मैंने भी वो लॉस मेकिंग मॉड्यूल पे काम किया 2 महीने तक। अभी सारी स्कीम्स बंद हैं, अभी तो फिलहाल मैंने ऑर्डर्स भी लेने बंद किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हूँ कि पहले जो पुरानी पेंडेंसीज हैं उनको पूरा कर रहे हैं। एक सवा महीने की वेटिंग में चला गया। VIP सुआमला हमारा एक प्रोडक्ट आता है बिना गुठली वाला, उसको केवल 15 दिन तक, 20 दिन तक वो अच्छा रहता है, उसके बाद वो ढलना शुरू हो जाता है, ख़राब नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने कस्टमर से कहना चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे हैं कि कहने लगे अरे आपको ये इतने का पड़ता होगा, अरे वो इतने का पड़ता होगा। मैं कहता हूँ भैया 1,000 रुपये के अपने च्यवनप्राश में या अपने फिर उसके साथ हमने वो कॉम्बो चेंज कर दिया था। फिर उसमें हमने 250 ग्राम और 100 ग्राम की मात्रा च्यवनप्राश की दी है, सुआमला की मात्रा हमने बढ़ा दी थी। उसकी कोरियर की कॉस्ट 400 से 500 रुपये आती है 5 से 6 किलो सामान की। तो आप समझेंगे मतलब कस्टमर ने, बहुत सारे कस्टमर ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। एक सामान किसी के पास यदि कम चला गया तो उसने हमारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, कम क्यों आ गया, तुमने मेरा बेवकूफ़ बना दिया, तुमने मुझे ठग लिया। अरे भैया हमें ठगना होता तो सारे पैसे ही ना रख लेते, आपके पैसे हमारे पास आ गए, सारे के सारे पैसे ही ना रख लेते हम आपके। हमने आपको 400-500 रुपये खर्च करके, कुरियर खर्च करके आपको सामान भेजा है। अगर हम ये चाहते सारे पैसे ही ना रख लेते हम। किसी को सपोज उसमें टूथब्रश, यदि एक बबूल के एक्सट्रैक्ट वाला टूथब्रश हमने साथ में फ्री देना शुरू किया था मौके पे, क्योंकि हमें मार्केट से प्रोक्योर करना पड़ता है वो।
किसी को हमने उसकी जगह चेरी का मुरब्बा भेज दिया तो व्यक्ति ने उसमें कह दिया तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मैंने तो इस ब्रश के लिए इस कॉम्बो पैक को लिया था। मतलब तरह तरह के बहाने, दुनिया भर के बहाने। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या आती है, लोगों के साथ इतना फ्रॉड और स्कैम हुआ है ना, कई बार कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या फिर जेन्युइन आदमी होता है ना, उनको भी वो फ्रॉड समझ लेते हैं और अपना ही लॉस कर बैठते हैं। हाँ, सर तो ये मान लीजिए। अब बात ये हुई है कि भैया मैंने तो हाथ जोड़ लिए, आने वाले समय में सुआमला के साथ कोई स्कीम दूंगा तो वो ऐसी स्कीम दूंगा जिसकी पैकेजिंग में समय ना लगे। मतलब मैंने उसमें 5 तरह के चूर्ण दिए साथ में। लोगों ने कहा कि भैया तुमने तो बेवकूफ़ बना दिया, तुमने तो केवल 2-2 चम्मच पाउच में डाले हुए हैं। अरे भले मानस, आपको ये तो सोचना चाहिए था हम फ्री दे रहे हैं। मतलब चूर्ण कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं आपको आधा किलो या 250 ग्राम साथ में पूरे परिवार के लिए भेजूंगा? नो डाउट, मतलब 10, 20, 30% कस्टमर का रेशियो ऐसा रहा कि जिनके साथ इतना पुअर हमारा एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने शर्म ही नहीं की कहने में कि हम कह क्या रहे हैं। सॉरी टू से, मतलब मुझे क्लाइंट्स के लिए कस्टमर इज़ ऑलवेज अ गॉड कहते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी इस वजह से लग रहा है कि बहुत सारे कस्टमर ने तो उसकी वैल्यू नहीं समझी। मतलब ये जीवन की हमने सोच से इसको शुरू किया था, इतनी अच्छे सोच से शुरू किया था कि चलो कस्टमर्स खुश होंगे कि जी आपने इसको डब्बे में पैक नहीं करके भेजा, ये थोड़ा सा लीक कर गया। अरे भैया, अगर सुआमला का शहद थोड़ा सा लीक कर गया, आपको ये बात तो सोचनी चाहिए थी कितने रुपए का सामान हम फ्री दे रहे हैं। अगर हमने उसको ऐसे मतलब फूड ग्रेड की पॉलीथीन पैक में पैक करके भेज दिया, मतलब आप ये चाह रहे हो कि हम उसको डिब्बे में पैक करके भेजें जिसमें 100 रुपये डिब्बे की कॉस्टिंग आ जाए। डिब्बे में पैक करके भेजेंगे तो डिब्बे का वजन बढ़ जाएगा, वो 1 किलो का चार्ज कुरियर का फिर से हमारा लगेगा। तो ये बारीक बारीक चीज़ें तो क्लाइंट को पता नहीं होती ना। अब कस्टमर तो कह देता है जी आपने इसमें यूसेज नहीं लिखे हुए। तो हमने उसका तरीका बनाया था, जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाए तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको बता देंगे उसके यूसेज। तो क्लाइंट ने, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा तक भाषा में यूज़, हम क्या आपके नौकर लगे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे इसका यूसेज क्या है? अरे भैया, आपने तो कह दिया कि इस पर हल्की सी एक पर्ची चिपका देते। आपके लिए तो हल्की सी पर्ची है, मेरे यहाँ तो 200 से 250 पार्सल पर डे जाते हैं, पर डे पैक होते हैं। वो जरा सा करते करते राज बन जाता है। मैं इतना भारी भरकम लॉस मेकिंग मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ और पैकिंग पे भी मैं खर्च करूँ, फिर उस पर स्टिकर भी लगवाऊँ। कुछ लोगों ने कहा कि जी आप अपनी लेबर क्यों नहीं बढ़ाते? अब एक बात बताइए, लेबर क्या आज के टाइम में ऐसी मिलती है कि मैं सड़क राह चलते किसी को कह दूं भैया आके मेरे यहाँ काम कर ले, काम करने लग जाएगा? फ्री में काम करके लेबर की क्या कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? और कुछ बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं, क्या मैं हर राह चलते व्यक्ति से, मजदूर से काम कराने लग जाऊं ताकि वो कल को, मतलब उसमें 2 दिन वो काम करे, तीसरे दिन वो कह दे जी मुझे तो काम समझ नहीं आ रहा है? मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बिजनेस के होते हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे ये गलती हो गई एक तरह से। हमने, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे कस्टमर खुश भी हुए हैं। मैं आपको कमेंट भेजूंगा, बहुत सारे दोनों तरह के खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन जो खट्टे और कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। मतलब ओवरऑल ये लगा है कि कस्टमर के पास बस उसने उस वैल्यू को समझा नहीं है कि चलो यार मेरे पास अगर 5, 7, 10 दिन देर से सामान पहुंच रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने इतने बड़े, इतने अच्छे गिफ्ट्स ये साथ में दे रहे हैं तो कई बार टाइम लग जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ने इस बात को समझा, बहुत सारे क्लाइंट्स ने नहीं समझा। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा उनकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई है। उनके साथ एग्जीक्यूटिव को बहसबाजी भी करनी पड़ रही है, उनको कन्विंस भी करना पड़ रहा है, उनको समझाना भी पड़ रहा है। और 99% कस्टमर्स उन्हीं में से ऐसे हैं जो जाके सोशल मीडिया पे लिख देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। हालांकि हमारे एग्जीक्यूटिव लास्ट लेवल तक ये कोशिश करते हैं कि अगर आप सामने वाला स्लैंग भी लिख रहा है तो उसको कहें कि सर आप कम से कम शिष्टाचार वाली भाषा का प्रयोग करें। अगर एग्जीक्यूटिव ने ये कह दिया कि सर कम से कम शिष्टाचार वाली भाषा का प्रयोग करें, तो वहाँ फिर से उसको गाली दे दिए कि तू मुझे ये क्यों कह रहा है। तो इसलिए बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए गलती रही है। खैर चलिए, अभी मैं आंवला मैन ऑफ इंडिया से बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था पिछले पार्ट में कि आपने आंवला से जुड़े इतने प्रोडक्ट्स बना लिए, इवन आपने मुझे भी गिफ्ट किया था और आज लेके आप आए हैं। और बीच में जब रेस्ट इंटरवल हमारा चल रहा था ना, सॉरी टू से, मैंने थोड़ा सा इसमें टेस्ट कर लिया था जो आप मेरे लिए लाए थे। मैंने थोड़ा टेस्ट करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। सर मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने मुझे गिफ्ट किया है इसके बारे में प्लीज हमारी जनता को बताएं, क्योंकि इनको भी थोड़ा पता लगना चाहिए कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है कि मानस को अच्छा लग गया। देखिए, इसमें बस यही है कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो अमृत फल है, कहाँ से अमृत फल की वजह से हमने इस आंवला को उठाया और इसमें 6 में से 5 प्रकार के रस होते हैं जो शरीर के तीनों दोषों को, पंच महाभूत को और 7 धातुओं को, पूरा मानव शरीर जो है इसी पे टिका हुआ है।
और हमने इसको इस तरीके से बनाया जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। सारंग मधुमक्खी का शहद हमने इसमें डाला है, जो डायबिटिक्स लोग भी खा सकते हैं। चूना पानी के द्वारा निथार के इसको बनाया गया है। कोई प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं किया गया है। असमय बालों का गिरना, नज़र का तेज़ी से गिरते जाना, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस और रोज़मर्रा की बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक में होती रहती हैं। तो वो सुआमला ये मैं आपके लिए लेके आया था। आप इसमें देख भी सकते हैं कि मैंने इसमें इंडिया का जो है सबसे बड़ा आंवला जो होता है वो यूज़ किया है। हम देशी आंवला ही मंगाते हैं और उसमें से छटाई करवा लेते हैं बड़े आंवले की, और जो छोटा आंवला होता है उसको अपने वाकई च्यवनप्राश में यूज़ कर लेते हैं। और जो बड़े साइज़ का आंवला होता है इसमें हम अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट लगाते हैं, गुलाब जल लगाते हैं, केवड़ा लगाते हैं, प्रवाल पिष्टी लगाते हैं, सौंफ लगाते हैं, सफ़ेद तिल लगाते हैं, और बहुत अच्छे मेथड से, बहुत अच्छे प्रोसेस से हम लोग इसमें सारंग मधुमक्खी का शहद यूज़ करते हैं। यानी जो शुगर के पेशेंट है, जो उनका मीठा खाने की क्रेविंग होती है और जो उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो कॉन्स्टिपेशन भी इससे बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास इसके ऐसे हज़ारों और लाखों एक्सपीरियंसेस, लाखों तो खैर नहीं कहूँगा, स्क्रीनशॉट्स के रूप में और वीडियोज़ के रूप में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे पास इसके क्लाइंट्स के हैं कि आप अगर जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में डॉक्टर साहब आपने बहुत मेहनत की है। और मैंने इस सुआमला को एक बच्चे की तरह पाला है और बड़े होते इसको देख रहा हूँ। बस आप लोगों की कृपा से कभी ना कभी फ्लरिश इस लेवल पे हो जाएगा। डेफिनेटली सर, एंड ये प्रोडक्ट मैं अपने घर में भी सबको खिलाऊंगा। एंड आज मुझे आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। मैं चाहूँगा हम फिर से मिलें, ये पॉडकास्ट हम फिर से करेंगे। बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे निकालने की कोशिश करूँगा अपने ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ताकि जब भी हमारे चैनल पे इस तरह की नई वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दिस दैट्स एन अप ऑन दिस वीडियो।